नेपाल की रहने वाली 19 वर्षीय ख्याति श्रेष्ठ का कत्ल। आपने तो सुना ही होगा। नेपाल का सबसे खतरनाक कत्ल एक टीचर का खौफनाक खूनी खेल, फिरौती भी ली और जान भी। ये किस्सा करीब 13 साल पुराना है। नेपाल के इतिहास की शायद सबसे खूनी कहानी भी कहलाती है। अगर नेपाल के राजशाही खानदान के कत्ल के हिस्से को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो ये ऐसी कहानी है जिसको लेकर पूरे नेपाल में जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिला था। नेपाल के स्कूल और कॉलेजों के छात्र और छात्राओं ने इस किस्से को लेकर पूरे देश में तरह तरह के अपना गुस्सा जाहिर किया था। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दें। हालात ऐसे बन गए थे कि जिन आरोपियों का नाम इस कत्ल के किस्से से जुड़ा हुआ था उनकी जान तक को खतरा महसूस हो गया था और पुलिस के लिए उनकी हिफाजत करना मुश्किल होता जा रहा था। असल में लोग आरोपियों को लेकर इस कदर गुस्से में थे कि वो हाथों हाथ इंसाफ पाना चाहते थे। यानी लोग इसी बात की ही फिराक में थे कि वो किसी तरह आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ जाएं और भीड़ अपना इंसाफ खुद हासिल कर लें। ऐसे में नेपाल की सरकार और पुलिस बंदोबस्त को इस खूनी के किस्से को पूरा सच जल्द से जल्द सामने लाने को मजबूर कर दिया था। क्राइम की ये कहानी साल 2009 की है। हालांकि इस कहानी की शुरुआत तो उससे भी पहले ही हो जाती है। काठमांडू में एक टीचर था, नाम था वीरेंद्र प्रधान, जो अपने नाम के आगे श्रेष्ठ भी लगाता था। यानी उसकी दो पहचान थी, वीरेंद्र प्रधान या वीरेंद्र श्रेष्ठ। वीरेंद्र प्रधान मूल रूप से भारत का रहने वाला था। भारत के दार्जिलिंग के इलाके से वो करीब 20 साल पहले नेपाल चला गया था और वहाँ एक कॉलेज में साइंस का टीचर बन गया था। खाते पीते घर से ताल्लुक रखने वाला वीरेंद्र प्रधान ने जल्दी ही नेपाल में अपना एक घर भी बना लिया था और अपने घर के कई हिस्सों को किराए पर उठा लिया था। उसके घर के किराएदारों में से एक परिवार था श्रेष्ठा परिवार। उस परिवार में पति पत्नी के साथ उनकी एक बेटी भी थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। नाम था ख्याति श्रीवास्तव। ख्याति पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। 10वीं पास करने के बाद ख्याति कॉलेज में पहुंची। इसी बीच वीरेंद्र प्रधान ने अपना वो घर बेच दिया जिसमें ख्याति और उसके माता पिता के साथ साथ दूसरे किराएदार भी रह रहे थे। वीरेंद्र के मकान बेचने की वजह से किराएदारों को घर छोड़ना पड़ा। ख्याति श्रीवास्तव का परिवार बीरथ नगर में जाकर किराए पर रहने लगा, जबकि वीरेंद्र प्रधान किसी दूसरे इलाके में रहने लगा। अपनी सयानी होती बेटी की आगे की पढ़ाई की खातिर ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता बीरथ नगर से काठमांडू चले गए और वहां एक किराए के मकान में रहने लगे और ख्याति का दाखिला जुबिलिएंट कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा दिया जाता है। ख्याति अब 12वीं में पढ़ रही थी। इसी बीच 5 जून 2009 को ख्याति के पास उसके फोन पर एक मैसेज मिलता है जिसमें महिलाओं की पत्रिका की तरफ से उसे लकी ड्रॉ में इनाम मिलने की सूचना दी गई थी। मैसेज में दर्ज इबारत के मुताबिक इनाम के तौर पर उसे 20,000 नेपाली रुपयों के अलावा नेपाल की सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पोखरा जाने का टिकट देने की बात की थी। हालांकि ख्याति के लिए ये बात बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन महिलाओं की पत्रिका की तरफ से इनाम दिए जाने की बात को वो लेकर थोड़ा निश्चिंत रहती है। उसके पास एक अनजान लड़की की तरफ से कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि वो अपने इनाम की रकम और पोखरा का टिकट लेने के लिए दोपहर 1 बजे के आसपास बताए गए पते पर पहुंच जाए। ख्याति अपने माता पिता को इसकी इत्तला देती है। बेटी को 20,000 रुपये मिलने और पोखरा का रिटर्न टिकट मिलने की बात से माता पिता भी खुश हो जाते हैं। ख्याति अपने घर के नौकर राम के साथ काठमांडू के पुताली सड़क के पते पर दिए गए वक्त पर पहुंच जाती है। नौकर राम उस पते पर ख्याति को पहुंचाकर घर वापस लौट आता है।
उस पते पर खयाती की मुलाकात एक लड़की से होती है जो खुद को मैगजीन का प्रतिनिधि बताती है और इनाम के लिए औपचारिकता पूरी करने का हवाला देकर खयाती को लेकर पास के एक अपार्टमेंट में ले जाती है। अपार्टमेंट में पहुंचकर खयाती वहां एक शख्स को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बीरेन प्रधान ही था, जो कुछ वक्त पहले तक खयाती का मकान मालिक हुआ करता था और खयाती उसे अंकल बुलाती थी। बीरेन प्रधान भी खयाती को देखकर चौंकने का नाटक करता है। थोड़ी बातचीत के बाद बीरेन प्रधान खयाती को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर ऑफर करता है। चूंकि खयाती पहले से ही बीरेंद्र को पहचानती थी, लिहाजा उसकी ऑफर की गई कोल्ड ड्रिंक को बेझिझक पी जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीते ही खयाती बेहोश हो जाती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। खयाती के बेहोश होने के बाद उसका कोई पता नहीं चलता है। उधर वक्त गुजरता जाता है, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन खयाती घर नहीं लौटती है तो उसके घर वाले परेशान होने लगते हैं। अपनी बेटी की तलाश में माता पिता दोनों ही भटकने लगते हैं। तभी शाम के वक्त खयाती के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर खयाती के पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मैसेज में साफ साफ लिखा था कि उन लोगों ने खयाती को किडनैप कर लिया है, तो उसकी सलामती के लिए फिरौती के तौर पर 10 लाख नेपाली रुपयों की मांग की जाती है। लेकिन खयाती के पिता मैसेज का अगला हिस्सा पढ़कर बुरी तरह बेचैन हो जाते हैं। उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर इसके बारे में किसी को खबर दी तो खयाती जिंदा नहीं बचेगी। अपनी इकलौती बेटी के इस तरह अगवा किए जाने की इत्तला मिलने के बाद घबराए हुए खयाती के पिता अपनी पत्नी से बात करते हैं। पति पत्नी इस ऊहापोह में थे कि अगर उन्होंने इसके बारे में पुलिस को बताया तो किडनैपर्स उनकी बेटी को मार न डालें, क्योंकि किडनैपिंग और मर्डर के ऐसे अनगिनत किस्से उन्होंने देख और सुन रखे थे। किडनैपिंग के ऐसे मामलों में अक्सर यही देखने को मिलता है कि जैसे ही किडनैपर्स को खतरा महसूस होता है तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती है जिसे अगवा किया गया होता है। लिहाजा पति पत्नी तय करते हैं कि वो पुलिस को इस किडनैपिंग की इत्तला नहीं देंगे, बल्कि 10 लाख रुपए का इंतजाम करने में जुट जाते हैं, क्योंकि मैसेज में लिखा हुआ था कि पैसों का इंतजाम होने के बाद वो लोग उन्हें आगे का रास्ता बताएंगे। अगले रोज सुबह खयाती के पिता को एक और मैसेज मिलता है और उस मैसेज के मुताबिक खयाती के माता पिता को पैसों के साथ एक तय जगह बुटवाल पर पहुंचने को निर्देश दिया जाता है। जैसे ही खयाती के घर वाले बुटवाल पहुंचते हैं, उन्हें मैसेज के जरिए बताया जाता है कि बुटवाल की जगह चितवन पहुंचने को कहा जाता है। जैसे ही ये लोग चितवन पहुंचते हैं तो वहां फिर उन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें कहा जाता था कि अब वो लोग सोनौली पहुंचे। ये लोग सोनौली पहुंच जाते हैं। इस मैसेज में एक बात खास तौर पर लिखी हुई थी, जिसके मुताबिक फिरौती लेकर खयाती के पिता नहीं आएंगे बल्कि उसकी माँ जाएंगी। माँ अपने नौकर राम को साथ लेकर फिरौती के 10 लाख रुपए के साथ बताई गई जगहों पर पहुंचती रही, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह उसे बार बार आने का मैसेज मिलता रहा। सुनौली पहुंचने के बाद खयाती की माँ को फिर मैसेज मिलता है कि आप दार्जिलिंग पहुंचिए। ये लोग बॉर्डर पार करके दार्जिलिंग जाते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद उन्हें फिर एक मैसेज मिलता है जिसके मुताबिक उन्हें काकरभिट्टा पहुंचने को कहा जाता है। ये दोनों पैसों के साथ काकरभिट्टा पहुंच जाते हैं। काकरभिट्टा पहुंचते ही इन्हें एक होटल का पता दिया जाता है। कहा जाता है कि आपको कोई आदमी मिलेगा। खयाती की माँ दिए गए होटल के पते पर पहुंचती है तो वहीं उनकी नजर बीरेन प्रधान पर पड़ती है। वो सोचती है, लेकिन तभी उनको एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि पैसों के साथ नौकर राम को होटल के एक खास हिस्से में भेजने को कहा गया था। उस मैसेज में साफ साफ लिखा था कि माँ को आने की जरूरत नहीं है। राम पैसे लेकर होटल के उस हिस्से में पहुंचता है जहाँ उससे जाने को कहा गया था।
वहाँ राम को एक शख्स मिलता है। वो राम से पैसे लेता है। राम उस शख्स को पहचान लेता है। वो शख्स कोई और नहीं, वीरेंद्र प्रधान ही था। राम पैसे देकर लौट जाता है। अब खयाती माँ को उम्मीद हो जाती है कि पैसे दे दिए हैं तो शायद उनकी बेटी सही सलामत लौट आएगी। यही सोचते सोचते खयाती की माँ और उनका नौकर राम वापस काठमांडू लौट जाते हैं। अब उनके पास सिवाय इंतजार के कुछ भी नहीं बचा था। पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन बेटी वापस नहीं आती है और ना ही आने की कोई खबर आती है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस नंबर से अभी तक मैसेज आ रहे थे, पैसे मिलने के बाद उस नंबर से मैसेज भी आना बंद हो गए। बुरे ख्यालों में डूबी खयाती के माता पिता दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों को इस बात का भी डर सता रहा था कि अगर गलती से भी पुलिस को बता दिया जाए तो कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन जब इंतजार लंबा हो गया और उनके बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, तब मजबूरन माता पिता दोनों पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी की अगवा किए जाने की रिपोर्ट लिखवाते हैं और साथ ही पुलिस अफसर को पूरा किस्सा सुना देते हैं। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है और ऐसी बातों का खुलासा करने को कहते हैं जो उन्हें इस पूरे प्रकरण के दौरान सबसे अलग और अजीब लगा। तब खयाती की माँ काकर भिट्टा के उस होटल में वीरेंद्र प्रधान को देखने की बात कहती है और ये भी कहती है कि वीरेंद्र प्रधान को देखकर क्यों चौंकी थी। तब पुलिस शक के आधार पर वीरेंद्र प्रधान के बारे में पता लगाना शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि वो घर पर है ही नहीं। इस बीच पुलिस की पूरी टीम ने वीरेंद्र प्रधान की सारी कुंडली खंगाल डाली। दिन गुजरते जा रहे थे। खयाती के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और पुलिस की दौड़ भाग में भी खाली जाती दिखाई दे रही थी। इसी बीच पुलिस को अलग अलग इलाकों से इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलने की खबरें सामने आने लगी थी। हैरानी की बात यह थी कि ये इंसानी लाश के टुकड़े काठमांडू से दूर दूर जंगली और वीरान इलाकों में ही मिल रहे थे। कहीं हाथ के 2 टुकड़े मिलते हैं तो कहीं पैर के 3 टुकड़े मिलते हैं। पुलिस इन टुकड़ों को समेटती रहती है। खयाती को लापता हुए 15 दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच पुलिस को कुछ राहगीरों ने एक इंसानी सिर के मिलने के इत्तला दी जाती है और वो पूरी तरह खराब हो चुका था। उससे इंसान की पहचान करना मुमकिन नहीं था। पुलिस उस सिर को भी दूसरी इंसानी लाश के टुकड़े की तरह उठाकर रख लेती है। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से वीरेंद्र प्रधान का पता चल जाता है और पुलिस दबिश डालकर उसको दबोच लेती है। पुलिस की पकड़ में आने के बाद वीरेंद्र प्रधान को पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ता है। वीरेंद्र पुलिस के ज्यादातर सवालों के जवाब तो दे देता है, लेकिन वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता कि आखिर वो उस होटल में क्यों गया और वहाँ क्या कर रहा था। इस मामले की तफ्तीश नेपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है, तो वो वीरेंद्र प्रधान की सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस की सख्ती से की गई पूछताछ के बाद वीरेंद्र प्रधान टूट जाता है और फिर वो कहानी सामने आती है जिसने पूरे नेपाल को ही दहलाकर रख दिया। असल में वीरेंद्र प्रधान पैसे वाले परिवार से था। काठमांडू में साइंस का टीचर भी था और वहीं एक मकान बनवाकर उसमें किराएदार भी रखे थे, लिहाजा उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। इसी बीच वीरेंद्र प्रधान को जुए की लत लग गई। वो काठमांडू के कैसीनो में खूब जुआ खेलता और हार जाता। वो इतनी रकम हार गया कि उस पर अच्छा खासा कर्जा हो गया और कर्ज को छुटकारा पाने के लिए वीरेंद्र ने काठमांडू अपना घर भी बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगा, मगर उसका कर्ज फिर भी नहीं उतरा। तब उसने एक जुर्म करने का इरादा किया जिससे वो इतनी रकम चुका सके और जुए के रकम भी मिल जाए। 5 जून 2009 से कुछ रोज पहले ही वीरेंद्र को ये पता चलता है कि खयाती के माता पिता उसे लेकर काठमांडू आ गए हैं और वहाँ किराए के मकान में रह रहे हैं। लिहाजा वीरेंद्र उनके मिलने के लिए खयाती के घर पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद
वीरेंद्र को पता चलता है कि खयाती के माता पिता ने अपनी बेटी को लेकर बड़ी-बड़ी, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में तेज थी, लिहाजा माता पिता ने अपनी बच्ची को आगे विदेश में भेजकर पढ़ाने लिखाने का इरादा कर लिया था और इसके लिए उन लोगों ने अपनी कुछ जायदाद भी बेच दी थी। वीरेंद्र प्रधान को जब ये पता चल जाता है कि खयाती के माता पिता के पास अच्छी खासी रकम मौजूद है, तो उसके दिमाग में एक साजिश की बुनियाद पड़ती है और तब उसने फिरौती के लिए खयाती को किडनैप करने का प्लान बनाया। वीरेंद्र की इस साजिश में एक और स्टूडेंट शामिल थी। उसका नाम था मेरिना शाक्या। इत्तेफाक से वो लड़की भी 18-19 साल की ही थी और उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां वीरेंद्र पढ़ाता था। पैसों का लालच देकर वीरेंद्र ने उस लड़की को अपनी साजिश में शामिल कर लिया और तब फोन करने के लिए वीरेंद्र ने उस लड़की का इस्तेमाल किया। मेरिना ने ये 5 जून 2009 को खयाती को फोन करके उसे इनाम जीतने की खबर दी थी और उसे फोन करके अपने पास बुलाया था और खयाती के वहां पहुंचने के बाद उसे लेकर वीरेंद्र के पास तक गई थी। बस मेरिना का हिस्सा यहीं तक था। मेरिना के वहां से जाने के बाद वीरेंद्र ने बेहोश खयाती की गला घोंटकर हत्या की और फिर वीरेंद्र ने खयाती के शरीर के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को काठमांडू के करीब 17 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग हिस्सों में जंगलों और नदियों में लेकर जाकर फेंका। वीरेंद्र का इरादा यही था कि लाश के टुकड़ों को बीनते बीनते पुलिस परेशान हो जाएगी और अगर वो इन टुकड़ों को आपस में जोड़ेगी भी तो भी लाश की पहचान नहीं हो सकेगी और पुलिस उलझ कर रह जाएगी। इस मामले का सबसे हैरत अंगेज पहलू यही है कि खयाती के बेहोश होने की महज 1 घंटे के भीतर ही वीरेंद्र ने उसका कत्ल कर दिया था और हत्या के करीब 4 से 5 घंटे के बाद उसने खयाती की लाश को टुकड़ों में तब्दील कर दिया था और उसके बाद उसने फिरौती का पहला मैसेज किया था, यानी खयाती को मारने के बाद उसकी सही सलामत वापसी के लिए 10 लाख रुपए उसने मांगे थे। इस कत्ल के खुलासे के बाद नेपाल के छात्र और छात्राओं में जबरदस्त गुस्सा था। वो वीरेंद्र प्रधान और मेरिना शाक्या को हाथों हाथ मारकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। कई बार दोनों को कोर्ट के रास्ते में लोगों ने हमले तक किए, जिसकी वजह से पुलिस को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या अजीब इत्तेफाक है कि वीरेंद्र प्रधान और मेरिना शाक्या को भी पुलिस ने उसी जेल में बंद किया जिसमें बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज बंद है। उधर अदालत ने भी इस मामले में बहुत तेजी दिखाई और 1 साल के भीतर ही फैसला भी सुना दिया। खयाती को अगवा करने और उसका कत्ल करने के इल्जाम में अदालत ने वीरेंद्र प्रधान को 39 साल की सजा सुनाई, जबकि इस कत्ल के मामले में अदालत ने मेरिना शाक्या को 20 साल की सजा सुनाई। हालांकि मेरिना शाक्या ने अदालत के सामने कहा कि उसे वीरेंद्र ने धमकी दे रखी थी, साथ ही उसे कत्ल के बारे